तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश यानी कि लाइट। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो हम साथ के साथ देखते चलेंगे। और ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने कभी भी लाइट टॉपिक को ना पढ़ा हो या ऐसा कोई स्टूडेंट जिसे साइंस समझ ना आती हो तो उसके लिए एक ही बात कहेंगे कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद वो इजी से इजी और हार्ड से हार्ड हर एक प्रकार के क्वेश्चन के आंसर दे पाएगा। ये हमारा आपसे वादा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा टॉपिक। और जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और अलग अदर एग्जाम में, तो उन क्वेश्चंस को किन किन पॉइंटों से बनते हैं ये हम साथ के साथ देखते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश यानी कि लाइट। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग के रूप में संचरण करती है। यहाँ से आपका जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे है? तो देखिए, जैसे कि आपने कोई बल्ब जलाया, यदि आप बल्ब जलाते हो तो प्रकाश उत्पन्न होता है। जब कभी प्रकाश उत्पन्न होता है तो यदि आप उस बल्ब को छूकर देखिए तो क्या होगा? वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? उससे हीट पैदा हो रही है। दूसरा, आप कहीं पर भी आग जलाइए, आग जलाओगे तो वहाँ पर आप क्या देखोगे? प्रकाश उत्पन्न होगा। और प्रकाश उत्पन्न होगा तो आग से क्या होता है? हीट उत्पन्न होती है। आपको ये अच्छे से पता है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा, जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में संचरण करता है। तरंग के रूप में संचरण करता है। अभी संचरण क्या होता है? तो देखिए, संचरण करने का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। प्रकाश तरंग का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ये क्या कहलाता है? संचरण कहलाता है। दूसरा, प्रकाश जो होता है वो तरंग का रूप रखता है। तो ये जो तरंग वाला जो टॉपिक है इसे हम अभी आपको तुरंत बताएंगे। अभी थोड़ी देर में आगे बढ़ेंगे तब तरंग के रूप में बताएंगे। तरंग काफ़ी प्रकार की होती हैं, जो किरणें होती हैं वो काफ़ी प्रकार की होती हैं। तो इसको हम अभी आगे बताएंगे। दूसरा, यह एक सरल रेखा में संचरण करती है। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश की जो तरंग होती है तो वो किस रूप में संचरण करती है? तो वो हमेशा ही सरल रेखा के रूप में संचरण करती है। हमेशा ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो आप बताओगे कि ये सरल रेखा में गमन करती है। गमन करना या संचरण करना एक ही बात होती है। गमन करना या संचरण करना एक ही बात होती है। अब इस जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। वो टॉपिक है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले, प्रकाश की दो प्रकृति होती हैं। तो हमेशा याद रखिए, प्रकाश की कितनी प्रकृति होती हैं? तो प्रकाश की दो प्रकृति होती हैं। और वो क्या होती हैं? सबसे पहला तरंग प्रकृति, पहला तरंग प्रकृति, और दूसरा होता है आपका कण प्रकृति। यहां से आपका डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश की प्रकृति क्या है। तो आपको यदि ऑप्शन में दोनों ना मिले तो आपको जो दिया है ऑप्शन में वही आपको टिक करना है। यदि ऑप्शन में ये दोनों दिए हुए हैं तो आपको दोनों पर ही टिक करना पड़ेगा, यानी कि ए और बी दोनों, ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। दूसरा, ये तरंग की प्रकृति रखता है ये किसने बताया, और कण की प्रकृति रखता है ये किसने बताया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तरंग की प्रकृति रखता है ये किसने बताया? हाईजेंक ने। ये किसने बताया? हाईजेंक ने। और कण की प्रकृति रखता है ये किसने बताया? तो ये बताया आपका न्यूटन ने। देखिए, न्यूटन का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका
आइजैक न्यूटन। आइजैक और हाईजैक इसमें काफ़ी अंतर है, तो इसको आप याद रखेंगे। ये हाईजैक है और वो आइजैक है, आइजैक न्यूटन। तो ये कण की प्रकृति रखता है, ये किसने बताया? तो ये बताया आपका न्यूटन ने। अब इसके बाद समझना है हमें, जो कण की प्रकृति जो रखता है वो किस प्रकार से रखता है। हम कैसे कहें कि ये कण की प्रकृति रखता है? तो देखिए ऐसा होता है कि जो प्रकाश होता है ये कण की प्रकृति रखता है, तो इसके लिए दिया गया था एक कण सिद्धांत। क्या दिया गया था? कण सिद्धांत। ये जो कण सिद्धांत दिया गया था, इसमें आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यह रहता है कि ये कण सिद्धांत जो था वो दिया किसने था। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले यह सिद्धांत, सबसे पहले यह सिद्धांत दकार्ते ने दिया था। दकार्ते ने 1637 ईस्वी में दिया। 1637 ईस्वी में दिया। देखिए एक बात आप याद रखोगे कि ये जो कण सिद्धांत जो था, ये जो दिया था सबसे पहले जो दिया था वो दकार्ते ने दिया था। किसने दिया था? दकार्ते ने दिया था। लेकिन इसे जो आगे बढ़ाने का कार्य जो किया था और इसका विस्तृत रूप जो किया था, मतलब कि विस्तृत रूप से और अच्छे से इसे आगे बढ़ाने का जो कार्य किया था वो किया था आपका न्यूटन ने। तो आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? आपका न्यूटन ने। इस यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद रखोगे कि ये जो कण जो सिद्धांत था, जो कण सिद्धांत था, ये दिया किसने था? तो ये दिया था दकार्ते ने। सबसे पहले जो दिया था किसने दिया था? दकार्ते ने दिया था। और कब दिया था? 1637 ईस्वी में। लेकिन इसे जो आगे बढ़ाने का कार्य किया था और इसे विस्तृत रूप जो देने का कार्य किया था वो दिया था आपका न्यूटन ने। ओके, ये बात आपको अच्छे से समझनी है। तो कभी भी क्वेश्चन जब आएगा आपसे पूछा जाएगा कि ये कण सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको दोनों ही बातों को याद रखना है। अगर आपका ऑप्शन ये है तो आपको यही टिक करना है, और न्यूटन है तो न्यूटन टिक करना है। और यदि बात आ जाए कि दोनों की, तो आपको ए और बी ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाएगा कि जिसमें ए और बी दोनों सही है या बी और सी दोनों सही है। इस प्रकार से आपका आंसर मिल जाएगा। दूसरा, ये कण की प्रकृति रखता है, ये कैसे पता लगेगा? तो मान के चलिए कि ये ना एक प्रकाश किरण है। क्या है? ये प्रकाश किरण है। और प्रकाश किरण के ये जो हैं इसमें छोटे छोटे ये कण हैं। तो उन्होंने बताया था कि ये जो प्रकाश किरण जो होती है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और उन्होंने कहा इसमें कुछ ही बातें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको याद रखनी है कि ये जो प्रकाश किरण होती है इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। दूसरा, ये जो सभी कण होते हैं, कण अलग अलग रंगों में होते हैं। ये जो कण होते हैं ये सभी क्या होते हैं? अलग अलग रंगों में होते हैं। और आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो प्रकाश किरण होती है या सूर्य का प्रकाश होता है तो प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं? तो आप याद रखोगे प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। प्रकाश में कितने रंग पाए जाते हैं? तो 7 रंग पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन भी आपके काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर सन पूछी जाती है और ये भी पूछा जाता है कि ये प्रकाश का जो कण सिद्धांत था ये किसने दिया था। अब इसके बाद ये कैसे पता लगा कि ये कण के रूप में होता है प्रकाश? तो इसके लिए एक थ्योरी और दी गई थी जिसे कहते हैं हम पदार्थ के साथ प्रकाश की अन्योन्य क्रिया। पदार्थ की प्रकाश के साथ अन्योन्य क्रिया, इस चीज को भी हमें समझना है। तो देखिए इसमें होता क्या है, हम डायरेक्टली आपको बोलकर बता देते हैं कि जब कभी भी प्रकाश को किसी धातु पर आपतित किया जाता है, आपतित समझ लीजिए, आपतित कभी भी वर्ड आ जाता है, आपतित का मतलब होता है गिराना, गिराना या गिरना, ठीक, इस चीज को आप समझ लीजिए। तो ये जो पदार्थ होता है, किसी पदार्थ पर यदि प्रकाश की किरण को डाला जाता है तो उस पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स निकलना प्रारंभ हो जाता है।
और यहाँ से आपका कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी बात की जाए किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है, तो आप क्या बोलते हो कि परमाणु होता है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण। लेकिन क्या ये बात बिल्कुल सत्य है? नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है, तब प्राचीन समय में तब इस पर शोध किया गया, तब हमें पता लगा किसी भी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है वो क्या होता है? परमाणु होता है। लेकिन इसके बाद जो वर्तमान समय में जो इस पर शोध किए गए, जो कार्य किए गए, इनसे हमें पता लगा कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है वो परमाणु नहीं होता, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन आप समझते होंगे, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी वीडियो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी, जिसमें आप विद्युत वाला चैप्टर देखिए, उसमें आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, बिजली जो करंट जो बहता है वो किसके कारण बहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट बहता है, और वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको विद्युत वाले चैप्टर में मिल जाएंगी। तो सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया क्या होती है, जब प्रकाश कण को किसी पदार्थ पर आपतित किया जाता है, यानी कि गिराया जाता है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स निकलना प्रारंभ हो जाता है। यही होता है पदार्थ के साथ पदार्थ की प्रकाश के साथ अन्योन्य क्रिया। तो यहाँ तक जो प्रकाश की जो कण की प्रकृति है ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद समझते हैं हम तरंग का रूप। अब तरंग का रूप जो बताया था वो किसने बताया था? हाईजेंक ने बताया था। तो हाईजेंक ने जो बताया था इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो जो तरंग की जो प्रकृति होती है इसके लिए हमें पढ़ना है क्वांटम सिद्धांत। ये जो क्वांटम सिद्धांत है इसी से हमें पता लगा कि प्रकाश जो होता है वो क्या होता है? एक तरंग की प्रकृति रखता है। इसमें हमें पढ़ना है, ये आपके पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिए, विवर्तन। विवर्तन क्या होता है तो आप याद रखिए, जब एक प्रकाश किरण को किसी सूक्ष्म छिद्र से, जब एक प्रकाश किरण को किसी सूक्ष्म छिद्र से निकाला जाता है, यानी कि जब प्रकाश किरण जब किसी सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरती है तो वह अपने मार्ग से भटक जाती है और थोड़ा विचलित हो जाती है। अभी समझ नहीं आ रहा ना, तो समझिए ध्यान से देखिए। मान के चलिए ये क्या है, ये एक टॉर्च है। टॉर्च से यहाँ से एक प्रकाश किरण जाती है। टॉर्च से यहाँ से ये जो प्रकाश किरण जा रही है, अब क्या होता क्या है कि ये जो प्रकाश किरण जा रही है इसे एक सूक्ष्म छिद्र से होकर निकल रही है। तो जैसे ही ये सूक्ष्म छिद्र से होकर निकलती है तो हमें क्या पता लगता है कि यहाँ तक तो ये सीधी गई, यहाँ तक जो गई तो वो सीधी गई, लेकिन सीधी जाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मुड़ जाती है। यही चीज़ हम आपको बता रहे थे कि विवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरण किसी सूक्ष्म छिद्र से होकर निकलता है या पार होता है तो क्या होता है कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है या थोड़ा भटक जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम? विवर्तन। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा हमें क्या पता लगा कि प्रकाश जो होता है वो तरंग का रूप रखता है। किसका रूप रखता है? तरंग का रूप रखता है। तो ये बात हमें पता लग गई। अब इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत था वो किसने दिया और कब दिया, इस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाईजेंक ने 1678 ईस्वी में दिया। आपको ये बात याद रखनी है अच्छे से कि ये सिद्धांत कब दिया गया था। तो ये प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत था वो हाईजेंक ने दिया, और कब दिया? 1678 ईस्वी में। दूसरा, विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण को एक सूक्ष्म छिद्र से होकर निकाला जाता है तो क्या होता है, तो वह हल्का सा अपने मार्ग से भटक जाती है या विचलित हो जाती है। तो ये सारी बातें जो आएंगी तो आपको क्या बोलना है? विवर्तन। और क्वांटम सिद्धांत जी दिया किसने था? तो हाईजेंक। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाईजेंक। इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं तरंग से। पूछा जाता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है या ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें देख लेते हैं। तरंग यानी कि वेव, ये क्या होता है इसे समझ लेते हैं। देखिए जो तरंग जो होती हैं वो आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, और जो दूसरी होती है वो होती है आपकी अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग, इसे हम एक और नाम से जानते हैं जो है आपका चुंबकीय तरंग। चुंबकीय तरंग, इसे हम दो नामों से जानते हैं, एक अयांत्रिक तरंग और एक चुंबकीय तरंग, और एक होता है आपका यांत्रिक तरंग। तो ये यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग, इनकी पहचान कैसे की जाए? तो इनकी पहचान करने का सीधा सीधा एक ही तरीका है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऐसी तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हो वो कौन सी तरंग होती है, और ऐसी तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो तो वो कौन सी तरंग होती है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये यांत्रिक तरंग माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता होती है, और अयांत्रिक तरंग यानी कि चुंबकीय तरंग जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं। यदि इसकी बात की जाए तो अयांत्रिक तरंग या चुंबकीय तरंग कौन सी होती है? जिसमें माध्यम की आवश्यकता ना हो। यदि माध्यम की बात की जाए तो माध्यम क्या होता है? जैसे कि आपका पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस। तो ये तीनों जो होती हैं वही आपकी माध्यम होती हैं। जैसे कि अभी यहाँ से यहाँ पर एक बल्ब जलाया जाए, तो बल्ब जलाया जाए तो उसे क्या है कि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है प्रकाश को। तो प्रकाश जो होता है, तो प्रकाश इसमें आ जाता है अयांत्रिक तरंग में, प्रकाश तरंग। दूसरा इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो आता है आपका रेडियो तरंग। प्रकाश तरंग और रेडियो तरंग ये क्या होती हैं? आपकी अयांत्रिक तरंग होती हैं। इसमें एक और बहुत ही गहरा टॉपिक है जिसकी बारे में हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इस टॉपिक को आपको शायद अभी तक किसी ने बताया भी ना हो, और ना ही ये पॉइंट अभी तक किसी ने आपको बताया होगा। तो देखते हैं इस पॉइंट को। वो पॉइंट क्या है? इसमें देखिए ये यांत्रिक तरंग होती है, इसमें क्या होता है, इसे दो भागों में बांटा जाता है। इसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्घ्य तरंग। जो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, इसे दो भागों में बांटा जाता है यांत्रिक तरंग को। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग की यदि बात की जाए तो यदि इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल होता है प्रकाश। अनुदैर्घ्य तरंग की बात की जाए तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका ध्वनि। ठीक। अब यदि आपने अभी तक ना तो कभी शायद किसी से पढ़ा हो ये टॉपिक, या फिर ना ही किसी से आपने ये वाली बात सोची हो, तो आप खुद पढ़कर आपको ये वाली बातें सोचनी चाहिए। अभी देखिए ध्यान से समझिए, ये जो अयांत्रिक तरंग है, अयांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल क्या है? प्रकाश तरंग और रेडियो तरंग। इसमें प्रकाश तरंग आ रहा है, ये अयांत्रिक तरंग या चुंबकीय तरंग है, और तरंग ये यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग को हमने दो भागों में बांटा। यहाँ पर जब अनुप्रस्थ तरंग की बात की तो यहाँ पर भी प्रकाश आ रहा है। यदि कभी आपने ये सोचने की कोशिश की, कभी ये जानने की कोशिश की कि यहाँ पर ये अयांत्रिक तरंग और यांत्रिक तरंग दोनों में ही प्रकाश आ रहा है, तो ऐसा क्यों है? तो देखिए ध्यान से समझिए, अयांत्रिक तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसके लिए? संचरण के लिए। माध्यम की आवश्यकता नहीं, किसके लिए? संचरण के लिए। लेकिन ये जो होता है
यांत्रिक तरंग, इसे माध्यम की आवश्यकता होती है किसके लिए? माध्यम की आवश्यकता किसके लिए? संचरण के लिए। ये अयांत्रिक तरंग में प्रकाश तरंग आने का और यांत्रिक तरंग में प्रकाश तरंग आने का कारण ये होता है कि ये जो प्रकाश तरंग होती है इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मान के चलिए अभी यहाँ पर यदि यहाँ पर एक बल्ब जलाया जाता है और बल्ब जलाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है? लाइट ही लाइट हो जाती है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तो चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, ये किस कारण हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका जो हमारे जो एरिया है जिसमें हमने बल्ब जलाया है उसमें एक माध्यम है, काफ़ी सारे माध्यम है। तो माध्यम क्या है? यहाँ पर ठोस भी है, गैस भी है, और गैस में काफ़ी सारे कण पाए जाते हैं। आप अच्छे से जानते हो विभिन्न प्रकार की गैसों के कण पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जल वाष्प पाया जाता है, उसके कण होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो आपके धूल मिट्टी के कण होते हैं वो उसमें होते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रकार का माध्यम पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अयांत्रिक तरंग जो होती है इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यदि चंद्रमा पर जाकर लाइट की जाए तो चंद्रमा पर लाइट भी आसानी से हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर यदि बात की जाए कि ध्वनि की बात की जाए तो चंद्रमा पर यदि यहाँ पर यदि चंद्रमा पर दो लोग जाते हैं और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, यदि ये कुछ भी बोलेगा और तो ये सुन नहीं पाएगा। क्यों नहीं सुन पाएगा? क्योंकि चंद्रमा पर माध्यम नहीं है, वायु भी नहीं है। तो वहाँ पर माध्यम नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा कि ध्वनि की तरंग होगी वो गमन नहीं कर पाएगी, लेकिन जो प्रकाश की तरंग होगी वो गमन कर जाएगी। क्यों कर जाएगी? क्योंकि वह अयांत्रिक तरंग भी है और यांत्रिक तरंग भी है। क्यों है? क्योंकि वो माध्यम के बिना भी गमन कर सकती है और माध्यम के साथ भी गमन कर सकती है। अब ऐसे कि किस किस माध्यम में गमन करती है ये आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखिए माध्यम की बात कीजिए तो ये अनुप्रस्थ तरंग जो होती है सिर्फ और सिर्फ दो माध्यमों में गमन करती है। पहला ठोस में और दूसरा द्रव्य की सतह पर, द्रव की सतह पर और ठोस में। सिर्फ दो माध्यमों में गमन करेगी, द्रव में भी पूरी तरह से गमन नहीं करेगी, सिर्फ द्रव की सतह पर और ठोस में गमन करेगी। ये होती है आपकी प्रकाश तरंग। ध्वनि तरंग की यदि माध्यम की बात की जाए जो कि अनुदैर्घ्य तरंग होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंग के माध्यम की बात की जाए तो ये किस में गमन करेगी? ठोस, द्रव और गैस, यानी कि तीनों माध्यमों में। ये तीनों माध्यमों में गमन करेगी। ये कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग है जो कितने माध्यमों में गमन करेगी? सिर्फ दो माध्यमों में, वो भी पूर्ण रूप से नहीं। ठोस में पूर्ण रूप से गमन करेगी, लेकिन द्रव में सिर्फ द्रव की सतह पर। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ये प्रकाश तरंग, ये अनुप्रस्थ, ये यहाँ पर यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग यानी कि चुंबकीय तरंग, ये दोनों में कैसे आ जाता है और अनुप्रस्थ तरंग में ये किस प्रकार से है। क्यों? क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग में भी क्योंकि प्रकाश जो होता है वो माध्यम के साथ भी गमन कर सकता है और माध्यम के बिना भी गमन कर सकता है, लेकिन जो ध्वनि होता है वो माध्यम के बिना गमन नहीं कर सकता, यानी कि निर्वात में गमन नहीं कर सकता। अब यदि निर्वात की बात की जाए कि निर्वात क्या होता है, तो निर्वात इसे हम शून्य भी कहते हैं। जिसे हम शून्य भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? तो आप समझिए निर्वात जो होता है वो ऐसा स्थान होता है जहां पर माध्यम ना हो, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, इस प्रकार से माध्यम ना हो, तो वहां पर क्या होता है? वह क्या कहलाता है? निर्वात या शून्य। तो निर्वात या शून्य में प्रकाश गमन कर सकता है लेकिन ध्वनि गमन नहीं कर सकती। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। दूसरा हमें जो पॉइंट समझना है वो है, यदि आपसे डायग्राम के रूप में पूछा जाता है कि ये जो अनुप्रस्थ तरंग होती है और ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है, यदि डायग्राम भी दिए जाते हैं, काफ़ी बार डायग्राम भी दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये इनमें से बताइए अनुप्रस्थ तरंग कौन सी है या अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है। तो हमेशा याद रखिए जो अनुप्रस्थ तरंग होती है इसका डायग्राम होता है इस प्रकार से, इसका ये डायग्राम होता है। और यदि अनुदैर्घ्य तरंग की बात की जाए तो इसका डायग्राम होता है ये, इसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी बोला जाता है।
और इसे ट्रांसफॉर्मल वेव भी बोला जाता है। ठीक, तो ये आप समझ सकते हो। इसकी प्रकृति कैसी होगी, ऐसी ये इस प्रकार से गमन करता है। इसकी जो यदि चाल की बात की जाए, यदि गति की बात की जाए, गति किधर है, गति, तो इसकी गति इधर की साइड है ये, और इसकी गति की बात की जाए, गति, तो इसकी गति किधर है, तो इसकी गति इधर है। ठीक, ये गमन कर रही है इधर और ये भी गमन कर रही है इधर, लेकिन दोनों जो डायग्राम के रूप में है वो काफ़ी अलग है, ये आप देख सकते हो। तो डायग्राम के रूप में पूछा जाएगा तो भी आप इजीली आंसर दे सकते हो। यदि पूछा जाए कि अयांत्रिक तरंग और यांत्रिक तरंग में दोनों में ही प्रकाश तरंग कैसे आ जाती है, तो ये भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमें पॉइंट पढ़ना है वो है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहला, जैसे कि अभी एक आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंब पर सीधी पड़ती है, तो वह परावर्तित होकर कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपके रहते हैं परावर्तन से। और भी कुछ प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जो हम आपको आगे बताते हैं। तो समझते हैं हम प्रकाश परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन को ध्यान से समझते हैं। मानिए यदि सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि परावर्तन होता क्या है, तो परावर्तन समझ लीजिए। सबसे पहले आप परावर्तन क्या होता है। परावर्तन को समझने के लिए आप ऐसा कीजिए, यानी कि आपके पास एक बॉल है, आपने बॉल को क्या किया, दीवार पर मारा, और दीवार पर मारने के बाद क्या हुआ, वो लौट कर आ गई। तो ये क्या है, परावर्तन है। यदि कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस आ जाती है, तो वही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। हमने क्या बताया, यदि कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस आ जाती है, तो वह क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। इसी प्रकार से ध्वनि का परावर्तन भी होता है। जैसे कि अभी ध्वनि तरंग किसी सतह से टकराकर वापस आ जाती है, तो वह क्या कहलाता है, ध्वनि का परावर्तन। तो परावर्तन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अभी हमें समझना है ये क्या है। ये है एक परावर्तक सतह। ये है एक परावर्तक सतह, ये जो आपको दिख रही है। इसके बाद मानिए यहाँ पर यह है प्रकाश किरण, और इस प्रकाश किरण को जो हम कह रहे हैं, इसका नाम है आपतित किरण। इस प्रकाश किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। ये नाम आपको याद रखने, क्योंकि यही नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद ये है एक किरण जो कि लौट कर जा रही है, यानी कि ये किरण आई और किसी सतह से टकराकर वापस लौट गई। ये क्या हुआ, परावर्तन हुआ। परावर्तन में हमने यही तो सीखा था। तो क्या हुआ, प्रकाश किरण आई और किसी सतह से टकराकर लौट गई। तो ये सतह से टकराकर जब लौटेगी तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे जी आपतित किरण। तो इसे कहेंगे परावर्तित किरण। ये रहेगी आपकी परावर्तित किरण। अभी याद रखिए यहाँ पर ये जो है एक बिंदु बन रहा है। क्या बन रहा है, बिंदु। तो इस बिंदु को भी एक नाम दिया जाता है, ये होता है आपका परावर्तक बिंदु। इसे कहा जाता है परावर्तक बिंदु। अभी हमने क्या किया कि यहाँ पर एक अभिलंब डाल दिया। इसलिए हमने क्या किया, एक अभिलंब डाल दिया है यहाँ पर सीधा। तो यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसे कहते हैं हम अभिलंब। यह है आपका अभिलंब। ये जो अभिलंब है, ये जो प्रकाश की आपतित किरण है, ये यहाँ पर क्या कर रही है, एक एंगल बना रही है। माना है ये I डिग्री एंगल बना रही है।
कितने डिग्री एंगल बना रही है? ये आई डिग्री एंगल बना रही है। यहाँ पर ये जो दूसरी वाली किरण जो है, जो कि परावर्तित होकर जा रही है, ये भी तो अभिलंब के साथ एंगल बना रही है। तो ये जो अभिलंब के साथ एंगल बना रही है वो मान लेते हैं हम ये 8 डिग्री का एंगल बना रही है। तो पहला जो नियम रहता है वो रहता है आपका नियम पहला। तो जो नियम फर्स्ट होता है आपका वो यही होता है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाती है तो वह परावर्तित होते समय भी उतने ही डिग्री का एंगल बनाती है। हमेशा याद रखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के द्वारा जो बनाए गए जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। तो ये जो आई डिग्री का जो एंगल है इसे क्या कहेंगे हम? आपतित कोण। ये है आपका आपतित कोण। और यहाँ पर ये आर जो कोण है इसे क्या कहेंगे हम? परावर्तित कोण। इसे कहेंगे हम परावर्तित कोण। तो पहला जो नियम रहता है आपका वो यही रहता है, कोण आई डिग्री इज इक्वल टू कोण आर डिग्री। यानी कि हिंदी में जब आप लिखोगे तो लिखोगे आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। बस इतना सा आपको समझना है। दूसरा जो नियम रहता है आपका नियम 2, तो जो नियम दूसरा रहता है वो ये रहता है, आपसे सीधा पूछा जाता है कि यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंब पर सीधी पड़ती है तो वह परावर्तित होकर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। अब ध्यान से समझिए, अभिलंब पर एक प्रकाश किरण सीधी पड़ रही है, यहाँ पर सीधी पड़ी, तो सीधी पड़ने के बाद वो क्या करती है? वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। क्या? जब अभिलंब पर कोई प्रकाश किरण सीधी पड़ती है तो वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है और वह कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो 0 डिग्री का एंगल बनाती है। तो नियम 2 क्या होता है? जब प्रकाश किरण अभिलंब पर सीधी पड़ती है तब वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है और कितने डिग्री का एंगल बनाती है? और 0 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। देखिए, जब प्रकाश किरण किसी अभिलंब पर सीधी पड़ती है तो वो क्या करती है? उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है और कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो 0 डिग्री का एंगल बनाती है। इसमें तीसरा नियम और होता है जो हम आपको बोलकर बता देते हैं। आपका नियम जो होता है तीसरा वो ये रहता है, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब और आपतित बिंदु सभी क्या होते हैं? एक ही परावर्तक सतह पर होते हैं। सिर्फ इतना सा नियम होता है। क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तक बिंदु ये क्या होते हैं? सारे एक ही समतल पर होते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी कुछ इस परावर्तन से आप कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगर प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देखे हों तो उसमें पूछा जाता है कि पानी में जब हम देखते हैं तो हमें अपनी परछाई कभी धुंधली दिखती है और कभी साफ दिखती है, ऐसा किस कारण होता है? तो वो जो होता है टॉपिक वो होता है आपका परावर्तन के प्रकार से होता है। तो परावर्तन के प्रकार को समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि इसे देखा जाए, एक परावर्तक बिंदु, इसे आपतन बिंदु भी कहा जाता है। आपतन बिंदु, इसे क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। ठीक, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन के प्रकाश यानी कि काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्रकाश के जो परावर्तन के जो प्रकार होते हैं ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है नियमित परावर्तन
नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, तो नियमित परावर्तन और दूसरा होता है आपका अनियमित परावर्तन। अनियमित या विसरित, विसरित परावर्तन। इसे दो नामों से जाना जाता है, अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन, और पहला होता है आपका नियमित परावर्तन। इसमें क्या होता है कि जब परावर्तन एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो वो क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन क्या होगा? अनियमित या विसरित परावर्तन, जब परावर्तन अलग अलग दिशाओं में हो। जब परावर्तन एक ही दिशा में होगा, जब प्रकाश का परावर्तन एक ही दिशा में होगा तो वह कहलाएगा नियमित परावर्तन, और जब प्रकाश का परावर्तन अलग अलग दिशाओं में होगा तो वो क्या कहलाएगा? अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन। यदि इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो पानी में व्यक्ति की परछाई का साफ दिखना, और यहाँ पर एग्जाम्पल की बात की जाए तो पानी में व्यक्ति की परछाई का धुंधला दिखाई देना। जब पानी में व्यक्ति की परछाई साफ दिखती है तो वो क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन। जब पानी में व्यक्ति की परछाई धुंधली दिखाई देती है तो वो क्या कहलाता है? आपका विसरित या अनियमित परावर्तन। इसे डायग्राम से समझें तो डायग्राम से क्या होगा? यदि मान के चलिए ये क्या है? पानी की सतह है। पानी की सतह पर ये प्रकाश किरण आ रही है, जा रही है, आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। तो देखिए इसकी जो दिशा है वो सेम है, आने का दिशा सेम और जाने का दिशा सेम। तो ये हो गई आपकी नियमित। अब यदि बात की जाए तो ये है आपकी अनियमित की, यानी कि ये जो पानी की सतह है तो यहाँ पर प्रकाश किरण आई और ये इस तरह से चली गई। अब यानी कि ये प्रकाश किरण आई तो ये ऐसे चली गई, और ये जब प्रकाश किरण आई तो ये इस तरह से यूँ लौट गई। तो इस प्रकार से क्या होता है? जब प्रकाश किरण ऊबड़ खाबड़ स्थान से जाएगी, यानी कि आप अच्छे समझ रहे हो, जब प्रकाश किरण इससे टकराएगी, जब ये ऊबड़ खाबड़ है तो इससे क्या होगा? प्रकाश किरण इधर उधर फैल जाएंगी, यानी कि इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इस प्रकार से फैल जाती हैं। तो जो पानी होता है, पानी जब हिल रहा होता है, जब पानी हिल रहा होता है तो उसकी जो सतह होती है वो इस प्रकार की होती है। तो पानी जब हिल रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जो परछाई होती है वो धुंधली दिखती है। और यहाँ पर जब पानी जो शांत होता है, शांत जल होता है, तो उसमें व्यक्ति की जो परछाई होती है वो साफ दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि परावर्तन उसका एक ही दिशा में हो रहा होता है और यहाँ पर परावर्तन अलग अलग दिशाओं में हो रहा होता है। तो इससे आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और ये जो आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हमें समझना है, आपसे पूछा जाता है कि कोई वस्तु जो होती है हमें काले रंग की क्यों दिखती है, या कोई वस्तु हमें सफ़ेद रंग की क्यों दिखती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है वस्तुओं का अलग अलग रंगों में दिखना। यानी कि वस्तु, यदि देखिए अभी काली कोई वस्तु है तो वो हमें काली क्यों दिख रही है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये वस्तु काले रंग की ही है, या कोई वस्तु है वो सफ़ेद रंग की ही है या लाल रंग की ही है। तो इस पर भी रिसर्च किए गए, और रिसर्च करने के बाद हमें पता क्या लगा? सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है काला रंग
कोई वस्तु काले रंग की क्यों दिख रही है, या फिर कोई वस्तु सफ़ेद रंग की क्यों दिख रही है, सफ़ेद रंग। और तीसरा, कोई वस्तु हमें अलग अलग रंगों में, यहाँ पर हम लिख देते हैं विभिन्न रंगों में, विभिन्न रंगों में। तो विभिन्न रंगों में जब वस्तु कैसे कब दिखेगी, सफ़ेद रंग की वस्तु कब दिखेगी और काले रंग की वस्तु कब दिखेगी, यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काले रंग में वस्तु देखिए, ध्यान रखिए, मान के चलिए ये कोई काले रंग की कोई वस्तु है, मान के चलिए ये काले रंग का कोई पिंड है। तो जब प्रकाश किरण आ रही है तो जो रंग सारी प्रकाश किरणों को अवशोषित कर ले, ध्यान से समझिए, जो रंग सारी प्रकाश किरणों को अवशोषित कर ले और किसी भी रंग को परावर्तित ना करे, तो वह वस्तु हमें दिखती है काले रंग की। जब कोई वस्तु सारी प्रकाश किरणों को अवशोषित कर ले और किसी भी रंग की प्रकाश किरण को परावर्तित ना करे, तो वो कैसी दिखेगी हमें, काले रंग की। अब मान के चलिए यहाँ पर ये एक सफ़ेद रंग की कोई वस्तु है जिस पर प्रकाश किरण आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितनी भी प्रकाश किरण आ रही हैं वो सारी ही प्रकाश की किरण क्या हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं। जब कोई रंग ऐसा हो जो कि जितनी भी प्रकाश की किरण आ रही हो उन सबको अवशोषित कर ले और सभी प्रकाश किरणों को परावर्तित कर ले। कहने का क्या मतलब है, जब कोई ऐसी वस्तु जो कि सभी प्रकाश किरणों को अवशोषित कर ले और सारी ही प्रकाश किरणों को परावर्तित कर दे, तो वह वस्तु हमें कैसी दिखेगी, तो वह वस्तु दिखेगी हमें सफ़ेद रंग की। कैसी दिखेगी, सफ़ेद रंग की। अब यहाँ पर विभिन्न रंगों में जब वस्तु दिखती है तब क्या होता है कि प्रकाश किरण आई और प्रकाश किरण आई और प्रकाश किरण आई, इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण आती रहती हैं और जितनी भी प्रकाश किरण होती हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक रंग होता है जो कि परावर्तित होता है। तो हम कैसे बोलेंगे कि जब कोई वस्तु सारी प्रकाश किरणों को अवशोषित कर ले और एक किसी विशेष कलर की प्रकाश किरण को ही परावर्तित करे, यानी कि जब कोई वस्तु प्रकाश की सारी किरणों को अवशोषित कर ले और सिर्फ एक विशेष कलर की तरंग को परावर्तित करे, तब वो क्या कहलाएगी आपकी, तब वो वस्तु आपकी विभिन्न रंगों में, जैसे कि हरा, लाल, पीला, जितने भी आपके कलर हैं वो सारे कलर कैसे दिखेंगे, वो सारे कलर सारी प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, सिर्फ एक ही कलर की प्रकाश किरण को परावर्तित करते हैं। तो वो वस्तु हमें कैसी दिखती है, जिस रंग में होती है सिर्फ काले और सफ़ेद रंग को छोड़कर बाकी सभी कलरों में ऐसा होता है। तो आप लोगों को अच्छे समझ आ गया हो। हमें काला रंग कब दिखेगा, जब कोई वस्तु सारे प्रकाश किरणों को अवशोषित कर ले और किसी भी प्रकाश किरण को परावर्तित ना करे, तो वह क्या कहलाएगी, काले रंग की दिखेगी। और सफ़ेद रंग की कब दिखेगी, जब कोई वस्तु सारी प्रकाश किरणों को अवशोषित कर ले और सारी ही प्रकाश किरणों को परावर्तित कर दे, तो वो कैसी दिखेगी, हमें सफ़ेद दिखेगी। जब हमें मान के चलिए, अभी एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि घास जो होती है वो हमें हरे रंग की क्यों दिखती है, क्योंकि घास क्या करती है, जितने भी प्रकाश किरण होती हैं उन सभी को अवशोषित कर लेती है और उसके बाद परावर्तित करने की बारी आती है तो सिर्फ एक हरे रंग की प्रकाश किरण को ही परावर्तित करती है हमारी आँखों तक, जिससे क्या होता है कि हमें वो जो घास होती है वो हरे रंग की दिखती है। यहाँ से कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सबसे अच्छी परावर्तक धातु कौन सी होती है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए, सबसे अच्छी परावर्तक धातु, सबसे अच्छी परावर्तक धातु की बात की जाए तो आप क्या बोलोगे, चांदी। सबसे अच्छी जो परावर्तक धातु होती है वो आपकी चांदी होती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक कौन सी धातु होती है तो वो भी आपकी चांदी ही होती है। यदि पूछा जाए ऊर्जा या ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक कौन सी है तो किसी प्रकार से पूछा जाता है तो वो चांदी ही होती है। दूसरा आपसे पूछा जाता है
कि जब आप आईने के सामने खड़े होते हो तो आईने में अपना प्रतिबिंब देख पाते हो। ऐसा कैसे होता है? तो हमेशा ही याद रखिए, जब प्रकाश किरण आईने से टकराती है और आईने से टकराने के बाद हमारी आंखों पर पड़ती है, तब हमें क्या होता है कि अपना प्रतिबिंब दिखता है। यदि प्रकाश किरण आईने से टकराने के बाद हमारी आंखों पर ना पड़े तो हमें कभी भी आईने में अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। ध्यान से समझिए, जब अंधेरा हो तो आप क्या करते हो? जब अभी आईने के सामने खड़े हो जाइए तो ये आपको अपना प्रतिबिंब दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश किरण आईने से टकराकर हमारी आंखों तक नहीं पड़ रही है। इस कारण हमें क्या होता है कि हमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता है। लेकिन जब प्रकाश होता है तब क्या होता है कि आईने के सामने खड़े होने पर हमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश किरण क्या होती है, आईने से टकराती है और टकराने के बाद हमारी आंखों पर पड़ती है। इस प्रकार से क्या होता है, हमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। तो यहाँ पर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे। कोई भी रंग दिखेगा सिर्फ काले और सफ़ेद को छोड़कर, तब है कोई भी वस्तु सारी किरणों को आप अवशोषित कर लेगी और किसी एक विशेष रंग को ही परावर्तित करेगी। सफ़ेद रंग की कब दिखेगी? जब सारी किरणों को अवशोषित कर सारी किरणों को परावर्तित कर दिया जाए। और काले रंग की कब दिखेगी? जब सारे रंगों को अवशोषित कर लिया जाए और किसी भी रंग को परावर्तित ना किया जाए, तब वो कैसी दिखेगी? काली दिखेगी। तो यहाँ तक जितना भी अपना टॉपिक था परावर्तन तक, वो सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो आगे वाली क्लास में पढ़ते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।